आपको पता है बांग्लादेश में तख्ता पलट किसने किया? क्या अमेरिका और सीआईए ने मिलकर बांग्लादेश में शेख हसीना की कुर्सी छीन ली? और बांग्लादेश में कौन था जिसने शेख हसीना को धोखा दिया? ना यूनुस, ना खालिदा जिया। शेख हसीना की पीठ में उसके ही सबसे खास ने खंजर को पा। और कहा जाता है कि अमेरिका ने यह पूरी साजिश रची थी। यह दावा कैसे, कहां से किया गया है? नमस्कार, आप देख रहे हैं बात साफ है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य और आज बात इसी बड़े दावे की। बांग्लादेश के साथ साथ बांग्लादेश से अमेरिका तक की राजनीति में इन दिनों हलचल बहुत तेज है। मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पर सेना तख्ता पलट की अफवाहों के बीच एक आने वाली किताब ने सियासी बवंडर खड़ा कर दिया है। किताब में दावा किया गया है कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को उनके ही रिश्तेदार और मौजूदा सेना प्रमुख जनरल वकार उस जमान ने सीआईए के इशारे पर धोखा दिया और सत्ता से बेदखल कर दिया। यह खुलासा किताब इंशाअल्लाह बांग्लादेश द स्टोरी ऑफ एन अनफिनिश्ड रेवोल्यूशन में किया गया है, जिसे दीप हालदार, जयदीप मौजूमदार और साहिदुल हसन खोकोन ने लिखा है और जगरनॉट पब्लिशर्स ने इसे पब्लिश किया है। इस किताब में पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान खान कमाल के हवाले से ये तमाम दावे किए गए हैं कि शेख हसीना का तख्ता पलट एक परफेक्ट सीआईए प्लान था। किताब में असदुज्जमान के हवाले से लिखा गया कि हमें पता ही नहीं चला कि सीआईए ने वकार उस जमान को अपने चाल में कब ले लिया। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां भी हसीना को सचेत नहीं कर पाई कि सेना प्रमुख ने उनके खिलाफ साजिश रच ली है। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका का मकसद साउथ एशिया में मजबूत नेताओं जैसे प्रधानमंत्री मोदी, शी जिनपिंग और हसीना को कमजोर करना था, ताकि अमेरिकी इंटरेस्ट इस इलाके में सुरक्षित रहें। किताब में एक और चौंकाने वाला दावा किया गया है। इसमें कहा गया है कि इस साजिश के पीछे सेंट मार्टिन द्वीप भी शामिल की भूमिका भी है। सेंट मार्टिन द्वीप की भू राजनीतिक अहमियत एक बड़ा कारण थी। यह द्वीप बंगाल की खाड़ी में म्यांमार सीमा के पास है और सामरिक दृष्टि से इसे बेहद अहम माना जाता है। हसीना ने सत्ता खोने से पहले यह एलिगेशन लगाया था। जब वो प्रधानमंत्री थी तब उन्होंने कहा था कि अगर मैं ये द्वीप अमेरिका को सौंप दूं तो मेरी सरकार बच सकती है, लेकिन मेरी कुर्सी की खातिर देश की संप्रभुता के साथ समझौता नहीं होगा। अभिमन्यु की तरह फंसी शेख हसीना के बारे में किताब में कहा गया है कि वो जनरल वकार को भांप नहीं पाई। जनरल वकार ने हसीना के खिलाफ कट्टरपंथी संगठनों और जमात ए इस्लामी से हाथ मिला लिया था। असदुज्जमान ने कहा, जैसे महाभारत में अभिमन्यु को अपने ही लोगों ने घेर कर मारा, वैसे ही वकार ने हसीना सरकार को गिराने के लिए इस्लामी ताकतों के साथ गठजोड़ किया। लेखकों के मुताबिक यह बातचीत दिल्ली के एक होटल में हुई थी, जहां आवामी लीग के 2 पूर्व सांसद भी मौजूद थे। किताब में कहा गया है, लिखा गया है कि वकार उस जमा, जो कि बांग्लादेशी आर्मी चीफ है, उन्होंने जून 2024 में सेना प्रमुख का पद संभाला और 5 अगस्त को हसीना को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया। पूर्व गृह मंत्री के मुताबिक यह जनरल का पहला सीक्रेट मिशन था, उसी नेता को गिराना जिसने उसे सेना प्रमुख बनाया। और वकार उस जमा सिर्फ बांग्लादेश के सेना प्रमुख नहीं थे, वो शेख हसीना के रिलेटिव भी हैं। दूसरी ओर यह किताब ऐसे समय में आई है जब बांग्लादेश में सेना की भूमिका को लेकर विवाद गहरा रहा है।
हाल ही में एक मीडिया रिपोर्ट आई जिसमें सेना ने अपने 15 अधिकारियों को हिरासत में ले लिया, जो हसीना शासन के दौरान विपक्षियों के गायब होने में शामिल थे। बढ़ते असंतोष के चलते वकार उस जमान को अपना सऊदी अरब का दौरा भी रद्द करना पड़ा है। इंशाअल्लाह बांग्लादेश किताब में खान के हवाले से लिखा गया है कि पाकिस्तान की जासूसी एजेंसी आईएसआई लंबे समय से जमात इस्लामी के साथ काम कर रही थी। कुछ आईएसआई प्रशिक्षित लोग जमात की पंक्तियों में घुसपैठ कर चुके थे, जिन्होंने जून के आखिरी हफ्ते में पुलिसकर्मियों की हत्या में अहम भूमिका निभाई थी। जब हालात बिगड़ने लगे तो गृहमंत्री के तौर पर खान को पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आईएसआई के लोग छात्र प्रदर्शनकारियों के बीच शामिल हो गए हैं। वो तुरंत प्रधानमंत्री शेख हसीना के पास पहुंचे, लेकिन वहां उन्हें बताया गया कि सेना प्रमुख ने भरोसा दिया है कि वो सिचुएशन को कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेना प्रमुख वकारुज़्ज़मान न सिर्फ सेना प्रमुख थे बल्कि हसीना के रिश्तेदार भी थे। उन्होंने प्रधानमंत्री की मौजूदगी में कहा कि फौज हालात को कंट्रोल कर सकती है। खान ने उस बैठक का जिक्र करते हुए कहा कि मैंने प्रधानमंत्री से कहा था कि पुलिस ढाका के हर एंट्री पॉइंट पर तैनात रहेगी ताकि बाहर से कोई भी भीड़ शहर में ना घुस पाए। वकार ने वहीं कहा कि जनता का पुलिस पर भरोसा खत्म हो चुका है और अब सेना को ही प्रदर्शनकारियों को रोकना होगा। उन्होंने आगे बताया कि मैंने पेशकश की थी कि मेरे पुलिसकर्मी गण भवन की सुरक्षा करेंगे, लेकिन वकार ने कहा इसकी कोई जरूरत नहीं है। सेना यह सुनिश्चित करेगी कि कोई भी प्रधानमंत्री निवास के करीब ना पहुंचे। शेख हसीना ने उस शाम वकार पर भरोसा करके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की, और फिर अगले दिन क्या हुआ आप भी जानते हैं। शेख हसीना को बांग्लादेश से भागना पड़ा और भारत में शरण लेनी पड़ी। लेकिन बांग्लादेश में इस तरह के सिचुएशन के लिए ऐसा पहली बार नहीं है जब सीआईए पर एलिगेशन लग रहे हो, सीआईए का नाम घसीटा गया हो। जब बांग्लादेश में सीआईए की सक्रियता या वहां की राजनीति को अस्थिर करने के आरोप लग रहे हो। माना जाता है कि 1975 में शेख मुजीबुर रहमान की हत्या के पीछे भी सीआईए का ही हाथ था। 15 अगस्त 1975 को बांग्लादेश के संस्थापक राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान और उनके अधिकांश परिवार की हत्या एक सैन्य तख्ता पलट के दरमियान कर दी गई थी। यह घटना बांग्लादेश के इतिहास का सबसे काला अध्याय माना जाता है, जिसमें जूनियर आर्मी ऑफिसर्स ने ढाका के धन मंडी के उनके आवास पर हमला किया। आधिकारिक रूप से इसे आंतरिक असंतोष का परिणाम बताया गया था, जैसा कि पिछले साल की स्थिति को दर्शाया गया। लेकिन कई तरह की जांच, कई किताब, कई क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स में अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए की भूमिका पर सवाल उठाए। ये आरोप मुख्य रूप से कोल्ड वॉर की भू राजनीतिक रणनीतियों से जुड़े हैं, जहां मुजीब की सोवियत संघ और भारत के साथ निकटता को अमेरिका के हितों के खिलाफ माना गया था। तब क्या हुआ था? सुबह के समय बांग्लादेश आर्मी के मेजर सैयद फारूक रहमान, मेजर अब्दुल राशिद और अन्य जूनियर ऑफिसर्स ने टैंक के साथ मुजीब के घर पर धावा बोल दिया। मुजीब, उनकी पत्नी, 3 बेटे कमाल, जमाल, रसेल, 2 दामाद और अन्य रिश्तेदार सहित कुल 20 से अधिक लोग यहां पर मार दिए गए। बेरहमी से उनकी हत्या कर दी गई। लेकिन उनकी 2 बेटियां शेख हसीना और शेख रेहाना विदेश में होने की वजह से बच गई। वाणिज्य मंत्री खोंडकर मुश्ताक अहमद ने सत्ता हथिया ली और खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया। बाद में जियाउर रहमान सत्ता में आए, जिन्होंने हत्यारों को संरक्षण दिया। 1996 में आवामी लीग सरकार ने मुकदमा चलाया, जिसमें 12 हत्यारों को फांसी की सजा सुनाई गई। लेकिन कुछ आरोपी जैसे मेजर डालिम अमेरिका और कनाडा भाग गए, जहां उन्हें शरण भी दी गई। अब आते हैं सीआईए की संलिप्तता के दावे पर। सीआईए की संलिप्तता के दावे मुख्य रूप से अमेरिकी पत्रकार लॉरेंस लिफशुल्ट्ज की किताब 1987 की किताब बांग्लादेश द अनफिनिश्ड रेवोल्यूशन पर आधारित है। वो दावा करते हैं कि यह केवल आंतरिक तख्ता पलट नहीं था, बल्कि सीआईए समर्थित एक साजिश थी। यहां इंपॉर्टेंट यह है कि सीआईए को इस साजिश की जानकारी पहले से थी। ढाका में सीआईए स्टेशन चीफ फिलिप चेरी ने कथित रूप से साजिशकर्ताओं, जिसमें मेजर फारूक और राशिद, से संपर्क किया, उन्हें उकसाया।
एक प्रमुख साजिशकर्ता मेजर ने हत्या के बाद अमेरिकी दूतावास में बाकायदा शरण पाई थी और उन्हें वहां सुरक्षा का आश्वासन भी दिया गया था। दरअसल मुजीब की गैर संरेखित नीति, सोवियत संघ के साथ समझौते और भारत के साथ नजदीकी अमेरिका को खटक रही थी और अमेरिका इसे साउथ एशिया का क्यूबा मानने लगा था। हेनरी किसिंजर ने मुजीब को चिली के सल्वाडोर एलेंडे और वियतनाम के तायू जैसे नेताओं की सूची में शामिल किया, जिन्हें सीआईए ने उखाड़ फेंका था। 1971 के बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में अमेरिका पाकिस्तान गठजोड़ के बाद मुजीब को अविश्वसनीय माना गया। अमेरिका ने हमेशा नजरें टेढ़ी रखी बांग्लादेश के ऊपर ताकि वो साउथ एशिया को कंट्रोल कर पाए। लेकिन अगर अमेरिका के प्रोस्पेक्ट से बात की जाए तो अमेरिका ने हमेशा इन आरोपों का खंडन किया है। तत्कालीन राजदूत डेविस यूजीन बोस्टर ने कहा कि यूएस को हत्या की कोई पूर्व जानकारी नहीं थी। डिक्लासिफाइड दस्तावेजों में यूएस ने भारतीय मीडिया पर सीआईए को दोष देने के आरोपों का विरोध किया, लेकिन वो साजिश की पूर्व जानकारी की पुष्टि भी करते हैं। यह बात बहुत लंबे समय से की जा रही थी कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, नेपाल में जो कुछ हो रहा है, श्रीलंका में जो कुछ हो रहा है, मालदीव में जो कुछ हो रहा है, आखिर भारत के इर्द गिर्द इतनी अस्थिरता क्यों है? अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है, पाकिस्तान की हालत तो आप देख ही रहे हैं, या साउथ एशिया में ही इतना, आप अगर प्रॉब्लम्स के लिहाज से देखें तो इतनी दिक्कतें क्यों हैं? इसलिए बार बार जो पॉइंट्स बताते हैं, जो इशारे आते हैं, वो एक ही खुफिया एजेंसी की तरफ जाते हैं। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। बात साफ है में फिलहाल इतना ही। बने रहिए इंडिया डेली के साथ।